हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। तो आगामी शिक्षक भर्ती या सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीटेट में 30 क्वेश्चन सीडीपी से पूछे जाते हैं। तो आज से हम सीडीपी की एमसीक्यू क्लासेस करेंगे। ये 4-5 क्लासेस होंगी कंटिन्यू। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, पियाजे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है सीटेट या सीजीटेट में या फिर शिक्षक भर्ती में, किसी में भी पूछे जाने वाले पियाजे फेवरेट टॉपिक रहता है। तो इसने क्या सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो क्या दिया था इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसके आगे हम देखेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस है ये। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। संज्ञान क्या होता है? विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया। मतलब कैसे हम ज्ञान प्राप्त करके चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। तो वो जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसे ही संज्ञान कहा गया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी चीज़ के बारे में भी पूर्वानुमान लगा पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने समझने की कोशिश करते हैं, उसे संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, इसके अनुसार अपने वातावरण और परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है और इसे जन्मदाता जीन पियाजे माने जाते हैं। किसके? संज्ञानात्मक विकास के। तो इन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति को, ठीक है, बच्चे से लेकर बड़े होते तक इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा था, SPCF। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, 0 से 2 वर्ष के बच्चों को संवेदी पेशी में रखा था। और इसे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे बस ऐसी ओवरव्यू ले लीजिए। और 2 से 7 वर्ष को इन्होंने प्री ऑपरेशनल में रखा था, 7 से 12 को इन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में रखा था और 12 से ऊपर वालों को फॉर्मल ऑपरेशनल में रखा था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये किस कारक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमारा ये पालन पोषण पर अधिक बल देता है। ठीक है, नर्चर पर अधिक बल देता है। प्रकृति, पालन पोषण, अनुकूलन या संशोधन, तो पालन पोषण पर यह अत्यधिक बल देता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत पालन पोषण घटक पर अधिक बल देता है क्योंकि बच्चों को पालन पोषण में उनके सामाजिक अधिगम को निर्धारित करता है। समाज में अंतःक्रिया संबंधी सीखने के मार्ग को अपनाने से ही सामाजिक अधिगम संबंधी सिद्धांत का निरूपण हुआ। सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया है। ठीक है, इसको याद रखना है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो पालन पोषण है इसको प्रमुख घटक माना है। ठीक है, बंडूरा पूछ लेता है। ठीक है, साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। अगला है, 2 फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रोपोनेटेड बाय। द्विकारक सिद्धांत किसने किया है? किसने किया है सिद्धांत प्रतिपादन? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने किया है। ठीक है, याद रखना है, स्पीयरमैन क्या करते हैं? 2 कार चलाते हैं। स्पीयरमैन 2 कार चलाते हैं। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। अब देखते हैं क्या है द्विकारक सिद्धांत। 1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक जी फैक्टर और कुछ विशिष्ट कारक एस फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक जनरल फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है, मतलब स्पेशल फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या किया इन्होंने, बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक और एक स्पेशल कारक में इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सामान्य कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक संक्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक हैं, जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य कारक के साथ कई विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। इन विशिष्ट योग्यताओं को उन्होंने विशिष्ट कारक कहा। एक अर्जित योग्यता, यह एक अर्जित योग्यता होती है। किसी भी व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं अलग अलग मात्रा में
उपस्थित रहती हैं। अतः जी कारक तथा एस कारक दोनों मिलकर ही व्यक्ति को किसी मानसिक कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही है। हम जब बड़े होते हैं तो कुछ जनरल फैक्टर्स हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे हमको खाना खाना आता है, ठीक है, हमको खाना खाना धीरे धीरे सभी खाना खाना सीख जाते हैं, सभी बोलना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्जित योग्यताएं भी होती हैं जिन्हें स्पेशल फैक्टर कहा जाता है। जैसे कि हम में से कोई क्या बन जाता है, पुलिस में चला जाता है अपनी अर्जित योग्यताओं के कारण, फिर कोई डॉक्टर बन जाता है, ठीक है। तो वो सब एस कारक के अंतर्गत आते हैं। आस्किंग अ क्वेश्चन इन द क्लासरूम, क्लास में कक्षा में प्रश्न पूछना, ये क्या है? विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अक्रियताशीलता पैदा करता है, समय की बर्बादी करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है। देखिए, कक्षा में प्रश्न पूछना ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव हम है ये। तो इससे संबंधित जितने भी यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन टाइप से दिखेगा आपको, तो उसको क्या करना है, हमको हटा देना है, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे क्या दिख रहा है? अक्रियताशीलता, समय की बर्बादी, अनुशासनहीनता, ये तीनों ऐसे ही कट गए। क्या बचा? क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। बच्चे जब क्लास में प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो विषय वस्तु को समझ रहे हैं, ठीक है। कक्षा में प्रश्न पूछना विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। जब शिक्षक कक्षा में विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उस समय वो कई प्रकार के क्रियाकलाप करता है, जैसे विषय वस्तु को विस्तृत करना, छात्रों को अनेक गतिविधियां करवाना, पुनर्बलन देना। इसी तरह के अनेक कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना एक कौशल कला है। ऐसे प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है जिससे विद्यार्थी सिद्धांत अपने अनुभव को जोड़ते हुए खोकर सीख सकें और स्वयं अपेक्षित हल को निकालकर विषय में गहन समझ विकसित कर सकें। देखिए, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए कक्षा में। एक आइडियल क्लास में दोनों तरफ से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अगर शिक्षक के किसी क्रियाकलाप से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे भी प्रश्न पूछें, और बीच बीच में बच्चों को एक्टिव रखने के लिए, उन्हें क्रियाशील बनाए रखने के लिए शिक्षक को भी प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछना, दोनों तरफ से प्रश्न पूछा जाता है, उसी को बताया जा रहा है। तो उससे क्या होगा? क्लास एक्टिव रहेगा। Why do individual differ from one other? व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? क्यों होते हैं भिन्न भिन्न? आइए देखते हैं ऑप्शन। वातावरण के प्रभाव के कारण, जी बिल्कुल। जन्मजात विशेषताओं के कारण, ये कारण भी है। जेनेटिक इफेक्ट बहुत मैटर करता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। अब यहाँ पे दोनों आ गया, तो ये इसे हम ज़्यादा सही मानेंगे। और अगला क्या है? माता पिता से प्राप्त जीनों के कारण, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या लग रहा है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। यहाँ पे आपका जेनेटिक भी आ गया, हेरिडिटी के माध्यम से हमने जेनेटिक बातों को भी कह दिया, और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण भी। कई ऑफिसर्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनके बच्चे भी अच्छे नहीं निकल जाते वातावरण के कारण, ठीक है। और कुछ गरीब माँ बाप के बच्चे भी अच्छा वातावरण, अच्छी शिक्षा पाकर क्या बन जाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न किस किस कारण से हो सकता है? एक तो वंशानुक्रम से हो सकता है, और दूसरा वातावरण की अंतःक्रिया के कारण भी होता है। जैसा एनवायरनमेंट आप बच्चे को देंगे, बच्चा बड़ा होकर वैसे ही सोच रखेगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही है। ये दोनों मिलकर व्यक्ति के विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। अतः बालक के विकास पर न केवल वंशानुक्रम का वरन वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसकी पुष्टि में क्रो एवं क्रो ने लिखा है, ठीक है। ये सब आता है कथन, एग्जाम में पूछ लेगा, कथन बोल देगा और कथन दे देगा, और नीचे क्या बोल देगा? इसको किसने कहा है? व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम में और न केवल वातावरण में होता है, वरन यह जैविक दाय
वंशानुक्रम और सामाजिक विरासत वातावरण का एकीकरण का परिणाम है। क्रो ने क्या कहा है कि ना तो ये वातावरण से मतलब कुछ सीख, ना तो ये इसका निर्माण एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण ना तो वातावरण से हो सकता है, ना केवल वंशानुक्रम से हो सकता है। इसे जब दोनों मिलेंगे तभी ये दोनों के एकीकरण का क्या होगा, परिणाम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। वंचित समूहों के विद्यालयों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब वंचित समूहों के विद्यार्थियों को, मतलब जो वंचित वर्ग होते हैं, जो दिव्यांग जन होते हैं, उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या पृथक शिक्षा। तो ये क्या आता है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमने क्या, समावेशी शिक्षा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वंचित समूहों से यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग्स हैं। ठीक है, या तो जो फाइनेंशियली एबल नहीं है या तो फिर जो फिजिकली एबल नहीं है, सभी आ रहे हैं। तो हमें समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत क्या कहा जाता है, जो अंतिम से अंतिम वर्ग, अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम से अंतिम व्यक्ति है, उन सभी को भी क्या करेंगे, समान रूप से शिक्षित करना समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो यही है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों को साथ पढ़ाना का तात्पर्य समावेशी शिक्षा से है, इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जिसमें सामान्य बालक बालिका तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने के विरोधी है। इसके द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। अगला है, निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम अशक्तता क्या है। अधिगम अशक्तता क्या है, अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो पढ़ाई लिखाई में, गणित में, इन सब में अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ पाई गई हैं। ठीक है, जिसको हम एक क्लास में अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका पढ़ेंगे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, ADHD, ADHD या सेरिब्रल पाल्सी। तो देखिए यहाँ ऑटिज्म जो है ये क्या है, शारीरिक दोष है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। डिसग्राफिया बोलेगा ना, डिसग्राफिया तो कई बच्चे होते हैं जिनको ना लिखने में बहुत परेशानी होती है, लिखने में। ठीक है, तो वो डिसग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो मैथ्स में है, मैथ्स में कई बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो डिसकैलकुलिया में आते हैं। ठीक है, डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया विशिष्ट अधिगम अशक्तता है। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधी एक विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने में, पढ़ने में, याद करने और बोलने में परेशानी आती है। जैसे तारे ज़मीं पर, याद आना चाहिए आपको, तारे ज़मीं पर में जो ईशान अवस्थी था उसे क्या था, डिसलेक्सिया था। वो B और D में या 6 और 9 में अंतर नहीं कर पाता था। ठीक है, सब उसके सामने घूमने लगता था। कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया के लक्षणों में समझने, सोचने, याद में रखने कठिनाई, वर्तनी, शब्द एवं अक्षर पहचानने में परेशानी, विलंबित तर्क क्षमता, वाक्य बनाने से जुड़ी बाधा, सिर दर्द और कोई चीज़ सीखने की अक्षमता शामिल होती है। ठीक है, 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले IQ जिनका 20 से 25 होता है, ये किस में आते हैं, ये किस में आते हैं, अति मंदन की स्थिति में होते हैं। ठीक है, अति तीव्र गंभीर रूप से मानसिक मंदन की स्थिति में होते हैं। ये मानसिक मंदन मतलब IQ लेवल जिसका 90 to 110 रहता है, 90 से 110, ये सामान्य है। ठीक है, ये औसत बुद्धि लब्धि वाले होते हैं 90 से 110। लेकिन जिनका IQ लेवल 20 से 25 होता है, ये अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन की स्थिति में होते हैं, किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, 20 से 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन में वर्गीकृत होते हैं। बौद्धिक अशक्तता के विभिन्न वर्ग, यहाँ पे 4 ही वर्ग दिया है। IQ लेवल का जो चारों है वो अलग से एक वीडियो में बता दूंगी मैं आपको। निम्न मानसिक मंदन में बुद्धि लब्धि 55 से 70 होती है। औसत को ज़्यादा पूछता है, 90 से 110। ठीक है, 90 से 110 ये औसत बुद्धि लब्धि है। और फिर
औसत या सामान्य बुद्धि लब्धि, और फिर जो इसके ऊपर 145 से अधिक है ये लोग जीनियस माने जाते हैं। ठीक है, निम्न मानसिक मंदन, सामान्य मानसिक मंदन, तीव्र मानसिक मंदन, अति गंभीर मानसिक मंदन। ठीक है, तो निम्न मानसिक मंदन में 50 से 70, सामान्य मानसिक मंदन में 30 से 40 और तीव्र मानसिक मंदन में 20 से 25 से 35 से 40 और अति गंभीर मानसिक मंदन में 20 से 25 से कम वाले लोग होते हैं। अगला है, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? नैतिकता वाली भुजा, नैतिकता वाली भुजा, सुपर ईगो जो होता है वो नैतिकता वाली भुजा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? परा अहम को व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। परा अहम यानी सुपर ईगो मानसिक संरचना का तृतीय भाग होता है। यह पूर्ण रूप से नैतिक एवं आदर्शात्मक अभिकरण है जो समाज द्वारा स्वीकृत एवं अधिकृत नैतिक सूत्रों के अनुसार कार्य करता है। यह अभिभावकीय प्रभावों एवं सामाजिक आदर्शों के मध्य अंतर स्थापित करता है। पराहम व्यक्तित्व का नैतिक तंत्र है। पराहम को एक आदमी के भीतर देवता के रूप में भी समझा जाता है। मतलब ये जो हमारी मानसिक संरचना होती है उसका तीसरा भाग होता है। जब ये विकसित होता है ना तो मनुष्य में नैतिकता आ जाती है। ठीक है, इसे ही आदमी के भीतर देवता कहा गया है। किसको? सुपर ईगो को। लर्निंग थ्योरी ऑफ कोहलर इज नोन बाय विच नेम? कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो जो कोहलर का अधिगम सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इनसाइट है कोहलर का सिद्धांत। ठीक है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोहलर के अनुसार व्यक्ति प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि पहले वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है, तब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। अधिगम की प्रक्रिया परिस्थिति के सविकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर घटित होती है। जब कोई प्राणी कई परिस्थिति में आता है तब वह परिस्थिति के विभिन्न तत्वों या वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करता है, परिस्थिति को भली भांति समझकर अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। समग्र परिस्थिति को समझ में आना तथा फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचायक है। इसीलिए इसे सूझ से हमें अंतर्दृष्टि का नाम भी देते हैं। इसे मतलब अधिगम कहते हैं। ठीक है, अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम, इसका मतलब है कि मनुष्य जो है वो प्रयास और त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता, वो पहले चीज अपनी बुद्धि को विकसित करता है। ठीक है, अपने अंदर क्या करता है, कुछ कुछ परिस्थितियों में आकर वो वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करना सीखता है और हर परिस्थिति को भली भांति समझकर अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद उसके अंदर एक समझ विकसित होती है जिसके द्वारा वह ज्ञान लेता है। अगला है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। पाठशाला का स्थान किसके बाद होता है? पाठशाला का स्थान परिवार के बाद होता है। ठीक है, एक बालक जो होता है वो 3 साल तक, एवरेज एज रखा गया है, 3 साल तक अपने घर में माता पिता दादा दादी के साथ रहकर सीखता है। उसके बाद वह स्कूल जाता है। तो बालक में पाठशाला का स्थान परिवार के बाद आता है। अगले, वे बच्चे जो मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील होते हैं वे हैं। तो 3 साल के अंतर्गत ही एक बच्चा क्या होता है जो मूत्र विसर्जन के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब वो संवेदनशील हो जाता है, जानने लगता है उस चीज़ को, वो अवलोकन में आसान हो जाते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। बुद्धि और सृजनशीलता, ठीक है, क्रिएटिविटी और सृजनशीलता है। बुद्धि और सृजनशीलता क्या है, आपस में क्या संबंध है इनका, यही पूछा है। नकारात्मक संबंधित है, कोई संबंध नहीं है, सकारात्मक रूप से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए बहुत ही सकारात्मक रूप से संबंधित है ये बुद्धि और सृजनशीलता। एक बच्चे की बुद्धि उसकी सृजनशीलता को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, बच्चे में अगर बुद्धि है तो वो सृजनशील होगा और अगर वो सृजनशील है तो वो उसमें अच्छी खासी बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि और सृजनशीलता सकारात्मक रूप से संबंधित है। बुद्धि और सृजनशीलता के संबंध के बारे में सामान्य निष्कर्ष यह है कि सृजनात्मक होने के कारण बुद्धि का निश्चित स्तर अनिवार्य है। निश्चित स्तर से अधिक या कम बुद्धिमान होने से व्यक्ति सृजनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
बुद्धि एवं सृजनात्मकता में सकारात्मक सहसंबंध पाया गया है, अतः सृजनशील बालक बुद्धिमान होते हैं। सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है? सामाजिक परिवेश में कौन कौन आता है? एक बच्चे के सामाजिक परिवेश में उसका परिवार भी आता है, उसका स्कूल भी आता है, शिक्षक भी आता है, समाज भी आता है, मित्र भी आते हैं और परिवार के सदस्य भी आते हैं, माता पिता और परिवार के सदस्य। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। अगला है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, इसे याद रखना है। तो इसे क्या किया था? कोहलर ने क्या किया था? कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि प्रयास और त्रुटि के द्वारा नहीं, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा नहीं, बल्कि वो एक बालक अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है, वो ज्ञान विकसित करता है अंदर में, फिर उससे क्या करता है? सीखता है। और थार्नडाइक ने क्या किया था कि बच्चे प्रयत्न करते हैं, भूल करते हैं और फिर सीखते जाते हैं। तो दोनों ही अपने अपने जगह सही हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया। थार्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा, जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है तो वह उसे पुनः दोहराता है, उसे संतोष या खुशी मिलती है और पुनः दोहराकर उस व्यवहार को सीख लेता है। ठीक है, यदि उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे नहीं दोहराता है। उद्दीपन S और अनुक्रिया R के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तथा संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा है। अगला है, मनोविश्लेषणात्मक प्रस्तावना किसने की है? मनोविश्लेषणात्मक प्रस्तावना किसने की है? साइको एनालिसिस वाज प्रोपोनेंटेड बाय, साइको एनालिसिस प्रोपोनेंटेड बाय, ये किसने किया था? एस फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था? मनोविश्लेषणात्मक की प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक की प्रस्तावना एस फ्रायड या सिगमंड फ्रायड ने की। फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये गणोवैज्ञानिक लिखा गया, मनोवैज्ञानिक पढ़ना है इसको। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादन किया। इन्होंने मन के प्रत्येक की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। मनोविश्लेषणात्मक वाद की मान्यता के अनुसार मस्तिष्क और शरीर की सम्मिलित क्रियाओं का नाम मन है। फ्रायड ने मन के व्यवस्थित अध्ययन के लिए मन के मुख्य रूप से दो पक्ष स्वीकार किए। पहला क्या था? मन का स्थलाकृत पक्ष और मन का गत्यात्मक पक्ष। अगला है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता अवरुद्ध होती है, घटती है या बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ेगी ना। एक बच्चा जैसे जैसे विकास करेगा, विकसित होगा तो उसकी क्या होगी? मानसिक क्षमता बढ़ेगी। अगर उन बच्चों को छोड़ दिया जाए जिनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम पाया जा रहा है, कोई डिसऑर्डर मिल रहा है तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा तो उसे हम नॉर्मल बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है करके सोचेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता जो होती है क्या होती है? विकसित होते जाती है। अगला है, माता पिता के पारस्परिक संबंध बालक के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं? वृहद रूप से, अनुक्रमिक रूप से, तेजी से, सामान्य रूप से। तो क्या करते हैं? ये एक बालक के मन को, व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि उसके माता पिता का पारस्परिक संबंध कैसा है। अनुक्रमिक रूप से, ग्रेजुअली रूप से प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं? जब ठीक है जन्म के समय बालक को सबसे पहले अपनी सभी आवश्यकता की पूर्ति के लिए माता पर निर्भर रहना पड़ता है। माता द्वारा विवेकपूर्ण कुशलता से देखभाल करने से बालक का व्यक्तित्व विकास उचित ढंग से होता है। आवश्यकताओं की उचित पूर्ति होने से बालक आगे चलकर आशावादी, कर्मवीर व परोपकारी बनता है। पर्याप्त स्नेह और आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से बालक कर्महीन और निराशावादी बन जाते हैं। इसी प्रकार से दादा दादी, माता पिता आदि के व्यवहार को देखता है और सीखता है तथा उनके व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि घर संवेगात्मक, भावात्मक वातावरण शांत व सहयोगपूर्ण है तो बालक भी अपनी समस्याओं को शांति से निपटने की कला सीखता है। उसका व्यक्तित्व सहनशील, सहयोगपूर्ण
एवं सामाजिक बनता है। दूसरी ओर जब पारिवारिक संबंधों पर परस्पर स्नेह सौहार्द समाप्त हो जाता है, कलह रहता है, तो बालक भी अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर रहता है। हमने फिल्मों में भी देखा है कि कई बालक क्या होते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं, कई बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं क्योंकि खुद के उनके घर का माहौल अच्छा नहीं था, ठीक है, उनके माता पिता के संबंध अच्छे नहीं थे, घर का माहौल अच्छा नहीं था, ठीक है। तो परिवार का या माता पिता का बोलना चाहिए, एक बच्चे पर उसकी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बच्चे के सामने या फिर ऐसे भी घर में शांत ही माहौल बना के रखना चाहिए, ठीक है। एस होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित हैं? मानसिक रूप से बाधित बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे, अपराधी बच्चे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये सी है, इधर उधर हो गया, बी आपका ये है, ये सी है। एस होलिंगवर्थ ने किसके बारे में कहा है, किस कार्य से संबंधित है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कहा है, प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित बातें बताई हैं। एस होलिंगवर्थ बुद्धि परीक्षण और प्रतिभाशाली बच्चे के अध्ययन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। होलिंगवर्थ ने क्या लिखा था, एक बुक लिया था, एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर, ठीक है। एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर, जो मतलब प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो जल्दी सीख जाते हैं, जो रैपिड लर्नर्स हैं, उनके लिए एनरिच्ड करिकुलम बनना चाहिए। मैं लिखा कि प्रतिभाशाली बालकों को अपनी संस्कृति और विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकें। अकॉर्डिंग टू पियाजे, सेंसरी मोटर स्टेट इंक्लूड्स एज ग्रुप। सेंसरी मोटर, अभी मैंने कुछ देर पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका जिक्र किया था। पियाजे द्वारा संवेदी मोटर, सेंसरी मोटर चरण किस आयु वर्ग को कहा जाता है? तो ये किस आयु वर्ग को कहा जाता है? जन्म से 2 वर्ष की आयु, ठीक है, बर्थ टू 2 ईयर्स। जन्म से 2 वर्ष तक ये बच्चे सेंसरी मोटर में होते हैं, वो अपने सेंसेस से चीज़ों को क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण जन्म से 2 वर्ष की आयु के वर्ग को दर्शाता है। इस आयु वर्ग में बच्चे अपनी इंद्रियों का प्राथमिक अनुभव करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 कालों में विभक्त किया है। क्या किया है इन्होंने? संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या और औपचारिक संक्रियात्मक। इसको क्या कहा जाता है? प्री ऑपरेशनल, इसको सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक ये सेंसरी मोटर में होते हैं, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक में होते हैं, मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष और फिर औपचारिक संक्रियात्मक में 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक, ठीक है। तो आज BC क्वेश्चन था। हम हर क्लास में मतलब 3-4 क्लास में, हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, ये CDP से रिलेटेड सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज हमने सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ा है, आज हमने बंडूरा को पढ़ा है, ठीक है। कल हम कोहलबर्ग को पढ़ेंगे, पियाजे को आज हमने पढ़ा है, ठीक है। थार्नडाइक के बारे में कल और जानेंगे। तो क्लास से जुड़े रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।